हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग का पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे देती हूँ। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण की विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। नेताजी का चश्मा कहानी का भाव क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। तो आइए अब पढ़ते हैं कहानी नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो लेखक स्वयं प्रकाश हमें उस कस्बे की कहानी बता रहे हैं, जो कि एक छोटा सा कस्बा है जहाँ कुछ ही पक्के मकान है, एक छोटा सा बाजार है और वहाँ एक नगर पालिका भी है। नगर पालिका छोटे मोटे अपने कार्य है वो उस नगर में करवाती रहती है। तो उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के आसपास ये कहानी सारी लिखी गई है। उस प्रतिमा ही नहीं बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड को शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो चौराहे पर लगी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस संगमरमर प्रतिमा के बारे में ये बात बताई गई है कि ये किसी अच्छे मूर्तिकार से नहीं बनवाई हुई लगती। ऐसे लगता है कि गांव के इस शहर के किसी ड्राइंग मास्टर, उनका एक नाम भी रख दिया गया है, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल है, तो उनको ये काम दिया गया होगा क्योंकि कस्बे का जो नगर पालिका उसका बजट भी कम रहा होगा और ज़्यादा समय भी इधर उधर चिट्ठी पत्री लिखने में बर्बाद हो गया होगा। तो उन्होंने कस्बे के जो मास्टर, इकलौते जो ड्राइंग मास्टर है, उनको ही उन्होंने इस मूर्ति को बनाने का काम सौंप दिया होगा और कहा होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मूर्ति बनाकर यहाँ चौराहे पर वो लगा देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक और कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब लेखक ने इसमें मूर्ति का वर्णन किया है कि नेताजी की जो मूर्ति है वो कैसी लग रही थी, कि वो संगमरमर की थी और कोई 2 फुट ऊंची थी। उसमें नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे और उस मूर्ति को देखते ही नेताजी के दिए हुए नारे हमें याद आते हैं, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन नेताजी की मूर्ति को देखते ही एक सबसे बड़ी कमी उस मूर्ति में खटकती थी। वो कमी थी नेताजी का चश्मा। चश्मा तो लगा हुआ था, लेकिन जैसे कि मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा जो था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो अब हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे थे तो वो चौराहे पर पान खाने के लिए रुक गए थे। तब उनका ध्यान उस मूर्ति पर गया था, तो उस मूर्ति के ऊपर असली चश्मा देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ था और वो कहने लगे कि ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा है वो असली का इस पर लगा दिया गया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब उस कस्बे से जाने के बाद भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, लेकिन ये इस कस्बे के लोगों की देशभक्ति ही है कि उन्होंने नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा दिया। चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उन्होंने नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब दूसरी बार जब हालदार साहब उधर आए थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के ऊपर पहले वाला चश्मा नहीं है, कोई नया चश्मा लगा है। तब हालदार साहब को और भी आश्चर्य हुआ कि मूर्ति के कपड़े तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन इस आइडिया से मूर्ति का चश्मा तो अवश्य ही बदला जा सकता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब हर बार बदलता हुआ चश्मा देखकर हालदार साहब का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, तो एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि मूर्ति का ये चश्मा है वो हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ढुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला,
कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब लेखक ने यहाँ पर पान वाले के व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि वो सारा दिन मुंह में पान ढूंसे रखता था। वह काला था, मोटा था, लेकिन बड़े खुश मिजाज स्वभाव का था। वह हालदार साहब की बात को सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, अर्थात वह मुंह में पान ढूंसे हुआ था, मुंह से हंस नहीं सकता था, इसलिए आंखों से ही उसकी हंसी जाहिर हो रही थी। तो उसने अपने मुंह का जो पान है वो थूका और अपनी पान खाने से जो दांत है वो लाल काले हुए उस बतीसी को दिखाते हुए बोला कि मूर्ति का जो चश्मा है वो कैप्टन चश्मे वाला है, वो बदलता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब पान वाला अपनी ही भाषा में समझा रहा है कि जब कोई ग्राहक आ जाता है, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो मूर्ति से चौड़े फ्रेम का चश्मा उतारेगा, वो ग्राहक को दे देगा, और फिर कैप्टन है वो उस मूर्ति पर कोई अपनी दुकान में से नया चश्मा लगा देगा। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह बही, खूब, क्या आइडिया है। अब हालदार साहब को सारी कहानी समझ में आ रही है कि कैप्टन चश्मे वाला है, उसके पास एक छोटी सी चश्मे की दुकान है, वो अपने चश्मा बेचने का कार्य करता है। लेकिन जब किसी ग्राहक को कोई चश्मा चाहिए होता है, वैसा ही चश्मा नेताजी की आंख पर लगा होता है, तो वो चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है और वहाँ पर नया चश्मा लगा देता है। यदि उस तरह का चश्मा किसी और ग्राहक को चाहिए तो वो चश्मा उतार लेता है और फिर वहाँ पर कोई नया चश्मा लगा देता है। इस तरह से वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, वहाँ कोई ना कोई चश्मा वो लगाए रखता है। इस कारण नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा है वो बदलता ही रहता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अर्थात मूर्तिकार ने क्या उसका कोई चश्मा नहीं बनाया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ढूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब इस कहानी का रहस्य हमें पता चला कि चश्मा कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा क्यों बदलता है। क्योंकि जैसे कि पान वाले ने बताया कि मास्टर मोतीलाल ने, जिसने ये मूर्ति बनाई थी, वो मूर्ति का चश्मा बनाना ही भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब पान वाले की बात सुनकर हालदार साहब ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये वाकई में कस्बे का मास्टर था, जिसने कि ये संगमरमर की नेताजी की मूर्ति बनाई थी। लेकिन मूर्ति पर चश्मा या तो वो बनाना भूल गया, या फिर उससे वो चश्मा बन नहीं पाया। उसने कोशिश भी की होगी, अलग से चश्मा बनाकर लगाया होगा, तो हो सकता है वो गिर भी गया होगा, या अधिक बारीकी उसमें दिखाने के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा। तो कुल मिलाकर नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा नहीं लगा पाया था। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष
नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हवलदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले में बड़ा ही रस आ रहा था। वो पूछने लगे कि वो कौन था, क्या वो नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फौज में था या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब पान वाले को जैसे ही हवलदार साहब ने पूछा कि क्या वो आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था या नेताजी का साथी था, तो इस बात पर पान वाले ने अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए हंसा और कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो लंगड़ा है, वो कैसे फौज में जाएगा, वो तो पागल है, सनकी है। फिर उधर से पान वाले ने कैप्टन को आते हुए देखा तो हवलदार साहब से कहा कि वो आ रहा है, आप खुद ही उससे बात कर लो, उससे खुद ही आप पूछ लो और उसकी कहीं फ़ोटो वोटो अखबार में छपवा दो ताकि वो भी खुश हो जाए। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब जैसे पान वाले ने इशारा किया कि आप स्वयं कैप्टन से पूछ लो, तब हवलदार साहब ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, उसकी खुद की दुकान भी नहीं है। उसने एक हाथ में संदूकची ले रखी है, एक हाथ में बांस पर बहुत सारे चश्मे लटका रखे हैं और किसी खाली दुकान के सहारे वो अपना बांस टिकाकर थोड़ी देर वहाँ पर आराम कर रहा है। तो इस तरह से जब पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया, वो हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब उस कैप्टन को देखकर हवलदार साहब भी चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब हवलदार साहब के मन में बहुत सारे सवाल थे कि उसका नाम कैप्टन क्यों है, क्या यही उसका असली नाम है, लेकिन अब पान वाला भी बात करने में कोई रुचि नहीं ले रहा था और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, इसलिए हवलदार साहब अपनी जीप में बैठकर उस समय वहाँ से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। इस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। अब हवलदार साहब लगातार 2 साल तक उस कस्बे से किसी काम के सिलसिले में आते जाते रहते थे, लेकिन हर बार उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता था, चाहे वो कैसा भी हो। इस बात से उनको बहुत संतुष्टि और खुशी मिलती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो एक दिन ऐसा आया कि उस मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। अब हवलदार साहब किससे पूछे, क्योंकि पान वाले की दुकान बंद थी और उस चौराहे पर जितनी भी दुकानें थी उनमें से अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो अगली बार जैसे ही हवलदार साहब वहाँ आए तो पान वाले के पास पान खाया और उससे पूछा कि अब मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए।
अब जैसे ही उनको पता चला, पान वाले ने उनको बताया कि कैप्टन मर गया है, तो हवलदार साहब आगे कुछ भी नहीं पूछ पाए, चुपचाप अपना पान खाकर वहाँ से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। अब हवलदार साहब के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि उस देश के नागरिकों का क्या होगा जो देश की रक्षा के लिए अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी सब कुछ देश पे न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन दुनिया उनके बलिदान को नहीं समझती और उनके ऊपर हंसती है और स्वयं है वो हर छोटी से छोटी बात के लिए बिकने को तैयार रहते हैं। इन सब से हवलदार साहब बहुत ज़्यादा, उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर वहाँ से गुजरने लगे तो उनका मन बहुत मैला हो चुका था। वो सोचने लगे कि उस चौराहे पर नेताजी की मूर्ति भी होगी, सारे लोग भी अपनी दुकानों में, अपने घरों में वहाँ होंगे, लेकिन नेताजी की आंखों पर वहाँ चश्मा नहीं होगा क्योंकि उसका जो मूर्तिकार था मास्टर मोतीलाल, वो चश्मा बनाना भूल गया था और किसी को इस बात की पड़ी नहीं है कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगाए, क्योंकि कैप्टन भी अब मर चुका है। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, हम कहीं और कहीं पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब हवलदार साहब ड्राइवर से तो कह दिया कि चौराहे पर रुकना मत, और उन्होंने भी सोचा था कि वो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थे। अचानक ही उनकी आंखें मूर्ति की तरफ चली गई। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जोर से चीख पड़े और उन्होंने जीप को रुकवा लिया और तेज तेज कदमों से जाते हुए मूर्ति के सामने खड़े हो गए और वहाँ जाकर सावधान पोजीशन में मूर्ति के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। अब हवलदार साहब के आश्चर्य की सीमा नहीं थी, क्योंकि आज नेताजी की मूर्ति है वो बिना चश्मे के नहीं थी। उस पर बच्चों के हाथों से बनाया हुआ एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इस देश में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बच्चों की इस देशभक्ति की भावना को देखकर उनका मन भावुक हो गया था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चों, आपको पाठ नेताजी का चश्मा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।